Hello, students. My name is Yudhendra Kumar. I'm your biology teacher. I welcome you all to the Biogenius NEET Prep. Today, we will explore the fascinating excretory system covering micturition and the roles of various organs in excretion and kidneys function. And just let's get started. Come. So, आज हम मिक्चुरेशन की बात करें तो मिक्चुरेशन जो है ये बेसिकली क्या है? मिक्चुरेशन जो है ये प्रोसेस होता है दैट इज पैसेज ऑफ यूरिन। तो यूरिन के जो पैसेज है, यूरिन पास करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? उसको मिक्चुरेशन कहा जाता है। होता कैसे है देखते हैं। तो फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ग्रेजुअल फिलिंग कॉजेज स्ट्रेचिंग। जो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा वो फिल होता है। कैसे फिल होता है? देखिए, रीनल पेल्विस जो था हमारा किडनी का रीजन, वहां पे फिल्ट्रेट आ जा रहा था सारा का सारा, जो भी प्रोड्यूस करे थे नेफ्रॉन्स वगैरह। ठीक है। अब हाँ, रीनल पेल्विस जो था वहां पे क्या कनेक्ट होता है? वहां पे यूरेटर जाके कनेक्ट होता है हाइलम के पास। ठीक है। अब यूरेटर का काम क्या है कि रीनल पेल्विस रीजन से जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ है वहां पे इकट्ठा है, उसको ब्लैडर में लेके आना। वो ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट कर देगा किसको? आपके फिल्ट्रेट को, बेसिकली यूरिन। ठीक है। और वहां पे क्या होगा? अब ग्रेजुअल फिल होता चला जाएगा ब्लैडर। अब जैसे बलून होता है, बलून क्या होता है? पहले इन्फ्लेट नहीं किया हुआ हमने, उसमें हवा नहीं भरी हुई, तो बलून की जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच नहीं हुई हुई होंगी पहले। पर जब हम उसमें हवा भरते हैं, ब्लो करते हैं उसमें एयर को, तो उसकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है? स्ट्रेच हो जाती है बलून्स की। उसी तरीके से जब जो ब्लैडर होता है वो फिल होता चला जाता है, तो वैसे ही जो मसल की वॉल बनी हुई है स्मूथ मसल्स की, वो क्या होती है? स्ट्रेच होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और वहीं पे क्या जनरेट होता है? एक सिग्नल जनरेट होता है। देखें, जो ग्रेजुअल फिलिंग होती है ब्लैडर की, वो क्या करती है? स्ट्रेचिंग कॉज करती है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? हमारी ब्लैडर की वॉल के अंदर, जो इम्पल्स क्या करते हैं? उसको सेंड करते हैं। एक बेसिकली इम्पल्स, एक सिग्नल जो है वो सेंड किया जाता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब हमारा ब्रेन में। ठीक है। तो हमारे ब्रेन में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो क्या होता है? एक तरह से इम्पल्स को ट्रांसफर किया जाता है, सेंड किया जाता है। अब क्या होता है? उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है फिर रेस्पॉन्स क्या देता है? इस जो सिग्नल आया स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने जो भेजा है, उसके रिगार्डिंग क्या रेस्पॉन्स जनरेट करके देता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड्स मोटर मैसेजेस। मोटर मैसेज मतलब वो अब लेके जाएगा। ये जो मोटर मैसेजेस होते हैं ये किसी मसल के ऊपर काम करते हैं, ये वो मैसेज होते हैं मोटर मैसेज। ठीक है। तो इट कॉजेज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ब्लैडर स्मूथ मसल्स, मतलब जो ब्लैडर की स्मूथ मसल्स हैं, ये सारी स्मूथ मसल्स जो हैं ये क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और इसी दौरान क्या होगा? साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या होता है? मान लीजिए ये आपका ब्लैडर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी? ये स्फिंक्चर्स होती हैं ऐसे, एक इधर एक इधर, ये दोनों मिलके क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। जब ये रिलैक्स हो जाएगी तो मतलब यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से यूरिन पास हो पाएगा। पर जब ये रिलैक्स स्टेट में नहीं होती है तो यहाँ से यूरिन पास नहीं हो पाता है। देखिए, अब मैं जैसे रिलैक्स स्टेट बनाता हूँ इसकी, तो ये इतनी और इतनी हो जाएगी, मतलब यहाँ से एक थोड़ी सी जगह रहेगी जो यूरिन पास हो पाए। तो यही होता है यहाँ पे। रिलैक्सेशन जब हो जाएगा तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है। और उसी दौरान आपका यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आ पाएगा। ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या है? जब ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ब्लैडर स्मूथ मसल और साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये दोनों काम जब एक साथ हो जाते हैं तो मिक्सचुरेशन का प्रोसेस हो जाता है, मतलब आपका यूरिन रिलीज हो जाता है। ठीक है। अब मिक्सचुरेशन जो रिफ्लेक्स है ये एक क्या है? ये एक न्यूरल मैकेनिज्म है। क्या है? न्यूरल मैकेनिज्म, मतलब नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल हो रहा है ये बेसिकली हमारे। ठीक है। मतलब नर्वस सिस्टम से जाता है मैसेज और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर मोटर मैसेज आता है, तब ये सारा मिक्सचुरेशन का प्रोसेस हो पाता है। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ये न्यूरल मैकेनिज्म है। ठीक है। आगे देखते हैं। यूरिन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखें। एक एडल्ट जो होता है ह्यूमन, वो एक्सक्रीट करता है अराउंड 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन। जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी कि भाई 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा था, उसको 4 टाइम्स का किया गया, कॉन्सेंट्रेट किया गया, जो कितना बना? एक तरीके से 1.5, 99% उसमें से वाटर को क्या कर लिया? रीअब्सॉर्ब कर लिया, और 1.5 लीटर्स के अराउंड वो अप्रोक्सीमेटली बचता है।
ठीक है, जो फिल्ट्रेट होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, वही हमारा यूरिन कहलाता है। और 1.5 लीटर्स 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे एक एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है। अब जो पूरे दिन में कर रहा है वो यूरिन, उसमें अराउंड 25 to 30 ग्राम्स क्या होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है उस यूरिन के अंदर, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 25 to 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होता है। यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक लाइट येलो कलर का होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, पीएच इसकी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 6 होती है। 7 पीएच क्या है हमारी, न्यूट्रल होती है, ठीक है। और 7 से नीचे की वैल्यू जाएंगे तो वो एसिडिक कहलाएगी, और 7 से आगे की वैल्यू जाएंगे तो वो बेसिक कहलाएगी। तो इसकी आती है 6 पीएच, तो ये स्लाइटली एसिडिक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है इसकी, एक एक पंजेंट स्मेल होती है बेसिकली, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है इसकी यूरिन की। नाउ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब भी आप बीमार होते हैं या कोई मतलब अगर कोई एडमिट होता है या फिर कोई इशू होता है बॉडी के साथ, तो ज्यादातर कई बार क्या होता है, हमारा यूरिन एनालिसिस भी किया जाता है, जिसको क्लिनिकल डायग्नोसिस के पर्पज से किया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस या फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्योंकि जैसा आपके यूरिन को टेस्ट किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि एबनॉर्मेलिटी तो कोई प्रेजेंट नहीं है, अगर एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो उसके हिसाब से फिर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट चलाया जाता है, ठीक है। तो यूरिन एनालिसिस जो होता है वो हमें हेल्प करता है डायग्नोस करने में, अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है या फिर किडनी का कोई मेलफंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या है कि अगर यूरिन में आपके क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट हो रहा है, एक तो नॉर्मल होता है, पर नॉर्मल थ्रेशोल्ड से अगर ज्यादा प्रेजेंट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। केटोनूरिया क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ केटोन बॉडीज इन यूरिन। अब ये जो ग्लूकोज का प्रेजेंट होना और केटोन बॉडीज का प्रेजेंट होना यूरिन के अंदर, ये देखा जाता है एक डिजीज के अंदर जो कि क्या है, डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज जो होता है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस जो होता है, डायबिटीज भी दो तरह का होता है, एक होता है डायबिटीज मेलिटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। वो इंसिपिडस हार्मोनल है, ठीक है, ये भी हार्मोनल है, पर ये डायबिटीज इंसिपिडस सॉरी डायबिटीज मेलिटस जो है ये बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होगा किसके अंदर, यूरिन के अंदर, इसके साथ साथ केटोन बॉडीज भी इसके अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। तो ये अगर दोनों चीजें प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है कि भाई आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज मेलिटस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई रोल क्या रहता है लंग्स का, लिवर का, स्किन का एक्सक्रीशन में, मतलब रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन एक्सेप्ट किडनीज, ठीक है। तो लंग्स से भी हमारा क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, लिवर से भी होता है, स्किन से भी होता है। कैसे होता है देखते हैं। लंग्स क्या करते हैं हमारे, रिमूव करते हैं CO2 को। भाई CO2 भी तो टॉक्सिक है ना बॉडी के लिए थोड़ी सी, ठीक है। तो अगर रिमूवल हो रहा है किसी टॉक्सिक वेस्ट का, तो वो बेसिकली एक एक्सक्रीशन का पार्ट ही माना जाएगा। तो रिमूव करता है CO2 को, जो कि क्या होता है 200 ml पर मिनट, एक मिनट में 200 ml जो क्या होती है हमारी CO2 होती है वो रिमूव कर दी जाती है लंग्स के थ्रू। एंड वाटर भी, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना हमारी ब्रीथ के अंदर, तो वो भी क्या होते हैं एक तरीके से बाहर आ जाते हैं, तो वो भी रिमूव कर दिए जाते हैं लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा लिवर। लिवर सिक्रीट करता है हमारे बाइल को, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं ना। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, इकट्ठा होता है ना बाइल जूस जाके हमारा, जिसको हम बाइल कह देते हैं। बेसिकली प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, पर कलेक्ट कहाँ पे हो रहा है, वो गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और सिस्टिक डक्ट्स के थ्रू वो क्या कर दिया जाता है, ड्यूटम में रिलीज, वहां पे पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ जाता है, फिर जाके हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बन जाती है, ये डाइजेशन का पार्ट है बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे सिक्रीट किया जा रहा है क्या, बाइल कंटेनिंग बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल एंड डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। तो लिवर क्या करता है भैया, सिक्रीट करता है बाइल, जिसमें क्या होगा, बिलीरुबिन होगा, बिलीवर्डिन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो इनको ब्रेक डाउन कर दिया गया, डिग्रेड कर दिया गया, वो विटामिन होंगे कुछ और ड्रग्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो ये कहाँ पे होंगे, ये लिवर में आपके क्या होंगे, एक्सक्रीट होंगे। और मोस्ट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, और ये इनमें से ज्यादातर जो होता है वो जो हमारा डाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसके थ्रू ही क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है बॉडी में से, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्किन। स्किन से क्या होता है, स्किन में भैया स्वेट आता है हमको, ऑब्वियसली स्वेट आ रहा है, गर्मी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है तो स्वेट आता है। और हमारी स्किन पे ही क्या प्रेजेंट होता है, सिबेशियस ग्लैंड।
सिबेशियस मतलब बेसिकली ऑयल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो सिबेशियस ग्लैंड कहा जाता है इनको बेसिकली। और स्वेट जो होता है इसमें क्या होता है आपका भैया, मेन कंटेंट तो वाटर NaCl होता है, ठीक है, पानी होगा और NaCl होगा। स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी प्रेजेंट होता है स्वेट के अंदर, और लैक्टिक एसिड भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपके स्वेट के अंदर। प्राइमरी फंक्शन स्वेट का क्या होता है, आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्वेट आता क्यों है हमें, वो होता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम रखा जा सके। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको ठंडा करना है, तब हमें क्या होगा, हमारे हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि जब स्वेट इवेपोरेट होगा तो उसके पीछे क्या रह जाएगा, एक कूलिंग इफेक्ट रह जाएगा, जिससे बॉडी के सरफेस के ऊपर, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा वापस। नाउ प्राइमरी फंक्शन तो क्या है इसका, कूलिंग इफेक्ट है। सिबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो एलिमिनेट करते हैं क्या, सिबेशियस ग्लैंड मतलब वही ऑयल ग्लैंड, ठीक है। इनसे एक सब्सटेंस निकलता है दैट इज सीबम, क्या बोला जाता है, सीबम बोला जाता है, ठीक है। ये एलिमिनेट करता क्या है, स्टेरॉल्स को, हाइड्रोकार्बन्स को, और कुछ अलग तरह की वैक्सीन होती है उसको, और इन सबको क्या बोला जाता है, कलेक्टिवली सीबम बोला जाता है, ठीक है, जो सिक्रीशन है इसका। और ये सीबम जो होता है ये एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग भी बना लेता है बॉडी के ऊपर, देखा होगा ना, एक ऑयली सी लेयर बन जाती है बॉडी के ऊपर, तो वो बेसिकली क्या है, सीबम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सलाइवा। सलाइवा में क्या एक्सक्रीट होता है, सलाइवा एलिमिनेट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, काफी स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो सलाइवा के थ्रू भी क्या किया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ किडनी। अब रेगुलेशन ऑफ किडनी की बात करते हैं भैया, रेगुलेशन क्या है, किडनी कैसे काम कर रही है। तो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो किडनी का जो फंक्शन है वो एक हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, जैसे कि वो क्या है आपका, इट इन्वॉल्व हाइपोथैलेमस, JGA एंड हर्ट। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा आपका, एक तो हाइपोथैलेमस आ गया, ठीक है, एक जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस आ गया, और हर्ट आ गया आपका। अब ये कैसे सारे हार्मोनल फीडबैक पे काम करते हैं, देखिए, अगर चेंज आता है आपकी ब्लड की वॉल्यूम में, फ्लूइड वॉल्यूम में, या आयनिक कंसंट्रेशन में, तो ये एक्टिवेट कर देता है किसको, ऑस्मो रिसेप्टर्स को। ये भी एक रिसेप्टर है बेसिकली। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या है, ये आपके मतलब ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेंगे एक तरीके से, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करेंगे। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी ब्लड वॉल्यूम में, फ्लूइड वॉल्यूम में, या आयनिक कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा। तो होगा क्या इससे, अब हार्मोनल फीडबैक स्टार्ट हो जाएगा। और वो कैसे होगा, रेगुलेशन बाय ADH। ADH क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस जो होता है बेसिकली वो प्रोसेस है आपका यूरिन को निकालना, दैट इज पैसेज ऑफ यूरिन, वही क्या एक तरीके से आपका डायूरेसिस है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब भैया उसको नहीं निकालने देगा, ठीक है, मतलब आप यूरिन जाओगे ही नहीं। तो एंटी अगेंस्ट है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला जाता है इसको, एंटी ADH। और इसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, वैसोप्रेसिन, क्योंकि ये वैसो मतलब वेसल्स, प्रेसिन मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट, तो वेसल्स को क्या करता है, एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड्स लेवल स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस टू रिलीज ADH। अगर भैया डिक्रीज होता है आपके बॉडी फ्लूइड में, ठीक है, तो वो हाइपोथैलेमस को क्या कर देता है, एक तरह से स्टिमुलेट कर देता है, और ADH रिलीज कर देता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर। और ये इसको मैसेज कहां से मिला होगा, इसको कहां से स्टिमुलस मिला होगा, वो मिला है ऑस्मो रिसेप्टर्स की वजह से। अब देखिए आगे, अगर हम ADH की बात करें, ADH जो होता है वो स्टिमुलेट करेगा किसको, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को। अब ADH का काम क्या है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना, कहां से, फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, DCT। ये क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कहां पे होता था, नेफ्रॉन में होता था बेसिकली, ये DCT से और कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट से और DCT से क्या करेगा, ये रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। प्रिवेंट डायूरेसिस, अब ये डायूरेसिस भी नहीं होने देगा, ठीक है। एंड इंक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, और जिस वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी का फ्लूइड था जो कम हो गया था एक तरीके से, उसकी वॉल्यूम कम आ रही थी, तो ये एक तरीके से कोशिश कर रहा है हमारे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को वापस से बढ़ाने की, ठीक है। इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम स्विचेस ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर। अब जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो स्विच ऑफ हो जाएगा क्या आपका, ऑस्मो रिसेप्टर्स, एंड सप्रेस ADH, और ADH निकलना बंद हो जाएगा, आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा। ADH का एक दूसरा काम क्या होता है, इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा मतलब उसका डायमीटर जो है वो छोटा कर देगा, ठीक है। अगर आपका
जो डायमीटर है ब्लड वेसल का इतना है, तो अगर इस पे एडीएच एक्ट करेगा तो वो थोड़ा छोटा कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका बीपी इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक बड़ा पाइप है, उसमें आपने 1 लीटर पानी डाला, तो वो जो 1 लीटर पानी उस पाइप की वॉल पे प्रेशर लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है, मान लिया प्रेशर लगाएगा। अब वही 1 लीटर पानी आप उस जितने पाइप में डाला था उससे बहुत पतला पाइप ले लो आप, अब आप उसमें डालो वो 1 लीटर पानी, तो वो जो एक पानी फ्लो करेगा ना, वो जो पाइप की वॉल होगी, छोटे पाइप की वॉल होगी, उस पर ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो क्या होता है, जब डायमीटर छोटा हो जाता है किसी भी वेसल का या फिर जिससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वहां पे प्रेशर जो लग रहा होता है उसकी वॉल के ऊपर, वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसी वजह से जो बीपी होता है वेसल के अंदर से जब ब्लड जा रहा होता है, तो बीपी भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जब उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया जाता है ब्लड वेसल का। ठीक है, तो एडीएच कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिससे कि बीपी इंक्रीज हो जाएगा, और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी क्या कर जाएगा हमारा, इंक्रीज कर जाएगा। जो ग्लोमेरुलस में ब्लड जा रहा था वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। और जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा, वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेशन बाय जेजीए। जेजीए मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये कैसे रेगुलेट करता है, अब इसमें होता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रास सिस्टम भी बोलते हैं, RAAS। ठीक है, रेनिन एंजियो सिस्टम, सॉरी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये हार्मोनल है बेसिकली। तो जेजीए जो एपरेटस है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है, वो सेंसिटिव होता है। एक सेंसिटिव रीजन है जो कहाँ बनता है, जो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और जो आफरेंट आर्टरियोल है, जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं उस जगह पे क्या बनता है आपका, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनता है। फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, अगर फॉल आता है मतलब कि जो ग्लोमेरुलस में आने वाला ब्लड है, जो ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो कर रहा है, आ रहा है जो, अगर उसमें कम आता है, वो फ्लो अगर कम हो जाता है, बीपी या फिर कम हो जाता है, या जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो एक्टिवेट हो जाते हैं आपके क्या, जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक हार्मोन निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रेनिन, RENIN, स्पेलिंग याद रखना, रेनिन। ठीक है, रेनिन ये निकालते हैं, और रेनिन जो होता है ये कन्वर्ट करता है किसको, एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन जो हार्मोन है, ठीक है, ये भी एक तरह का हार्मोन ही है, तो ये लिवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लिवर में बन रहा होता है ये एंजियोटेंसिनोजन। मैं इसका एक पूरा एक आपको चार्ट भी बनवाऊंगा, अभी पहले आप ये समझिए। तो रेनिन जो होता है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को, क्योंकि ये ब्लड में घूम रहा है, एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में है। ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजन, ओजन जन जो होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, जिनके पीछे भी जल लगा हुआ है ये क्या है, इनएक्टिव है, अभी इनको एक्टिवेट किया जाएगा। कैसे होंगे एक्टिवेट ये, तो रेनिन जो होगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, अब फिर एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये उसके बाद, और एंजियोटेंसिनोजन 2 जो होता है ये एक तरह का क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब वेसल्स का साइज क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा आपका। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन 2 जो होता है वो इंक्रीज करता है आपके ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को। आपका जो ब्लड प्रेशर है ग्लोमेरुलर वाला, मतलब ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर इंक्रीज कर देगा, क्योंकि आपका साइज छोटा कर दिया ना उसने ब्लड वेसल का, तो इंक्रीज हो जाएगा वो। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब ये बात याद रखने वाली है, एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को भी क्या करता है, एक तरह से स्टिमुलेट करता है, और वहां से एक हार्मोन निकलवाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी निकल पाता है, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है एक। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है यहाँ पे करना, भैया ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, सोडियम का, मतलब सोडियम का और वाटर का। कहाँ से करवाएगा, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, मतलब कि डीसीटी से ही करवाएगा, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टल पार्ट मतलब बाद वाला पार्ट जो है। ठीक है, हेंस इंक्रीजेस बीपी एंड जीएफआर, मतलब अब रीअब्जॉर्प्शन होगा, जैसे सोडियम आया, सोडियम रीअब्सॉर्ब हो गया वापस से बॉडी के अंदर, सोडियम के साथ साथ पानी भी आएगा, और पानी भी आएगा तो हमारे ब्लड की वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इसी वजह से आपकी बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो एक चार्ट है मैं वो बनवाता हूँ आपका। ठीक है, आप ये देखिए, अगर आपका क्या हुआ, लो जीएफआर हुआ, ठीक है, इसके बाद लीवर जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका एंजियो
टेंसिन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एंजियोटेंसिन पे रेनिन ने एक्ट किया, रेनिन ने एक्ट किया, क्या बना, एंजियोटेंसिन, सॉरी एंजियोटेंसिनोजन था ना ये, अभी इनएक्टिव था ये। एंजियोटेंसिनोजन पे क्या, एंजियोटेंसिनोजन पे रेनिन ने एक्ट किया और एंजियोटेंसिन 1 बना लिया इसने। अब ये एंजियोटेंसिनोजन 1 है, इस पे एक्ट करता है ACE, इसको क्या बोलते हैं हम, एंजियोटेंसिनोजन, सॉरी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लंग्स में प्रेजेंट होता है हमारे, ठीक है, लंग्स में प्रेजेंट होता है ये हमारे। तो मतलब ब्लड से जब एंजियोटेंसिन 1 कहाँ पे जा रहा होगा, आपके लंग्स में जा रहा होगा, वहां पे ACE प्रेजेंट होगा लंग्स के अंदर, और वहां पे वो एंजियोटेंसिन 1 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है, इस पे ये किस पे एक्ट करेगा, ये करेगा किसके ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर तो है ही एंजियोटेंसिन 2, और ऊपर से किसके ऊपर एक्ट करता है, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, और वहां से ग्लैंड में भी कहाँ पे, कॉर्टेक्स रीजन जो है इसका, वहां पे एक्ट करेगा, और यहाँ से क्या निकलवा देगा ये, एक तरीके से आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकाल दिया यहाँ से, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये किस पे एक्ट करेगा, ये करेगा DCT के ऊपर एक्ट। अब DCT के ऊपर एक्ट करेगा तो वहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, किसका, सोडियम का, क्लोरीन का, और इसी के साथ साथ डायरेक्ट रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी आपकी। बेसिकली ये जो है आपका, ये एक प्रोसेस, ये एक फ्लो चार्ट मान सकते हैं आप किसका, एक फ्लो चार्ट है आपका जो रास सिस्टम है, क्या है ये, रास सिस्टम, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, RAAS, ठीक है, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो मैकेनिज्म है ये चलता ही नहीं रहना चाहिए ना, ये चलता ही नहीं रह सकता, इसको रुकना भी तो पड़ेगा। अब मान लीजिए ये तो रीअब्जॉर्प्शन कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, एल्डोस्टेरोन रुकेगा भी तो सही, कि भैया कभी तो रुकना पड़ेगा, वरना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज ही करते चली जाएगी, हाई प्रेशर हो जाएगा ब्लड का, ठीक है। तो वो कंट्रोल कौन करता है, वो कंट्रोल करता है आपका ANF, ठीक है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये हार्मोन जो है ये हार्ट से निकलता है, हार्ट की वॉल से निकलता है, ठीक है। तो ANF एक तरह का चेक पॉइंट की तरह काम करता है किसमें, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, जैसे ही ब्लड फ्लो में बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है तो एट्रिया जो होता है वो रिलीज करता है क्या, ANF को, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर को। तो ANF का काम क्या होता है, वैसोडाइलेशन करना, मतलब ये ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्ट करवाया था जो एंजियोटेंसिन 2 ने, ठीक है, और वैसोप्रेसिन ने, ये एक तरह से उसका क्या कर देगा, जो साइज छोटा करवा दिया था, डायमीटर छोटा करवा दिया था वेसल का, ये वापस से क्या कर देगा, उसको डायलेट करवा देगा, बड़ा करवा देगा, ठीक है। तो वैसोडाइलेशन का इसका काम होता है ANF का। और डिक्रीज आ जाएगा किसमें, ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा, जो मैंने बताया था आपको, एक मोटा पाइप है और एक छोटा पाइप है। तो मोटे पाइप में से क्या होगा, वहां से ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा, अगर आप 1 लीटर पानी डालोगे बॉल के ऊपर क्या लगेगा, कम प्रेशर लगेगा, और छोटे पाइप में से 1 लीटर पानी डालोगे वहां पे बॉल के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो वैसो डायलेशन अगर हो गया तो बेसिकली वहां पे डिक्रीज हो जाएगा क्या, आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जो डिसऑर्डर कहाँ पे होते हैं, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूरेमिया। यूरेमिया से आपके वर्ड से ही समझ आ रहा है भैया, यूरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन होगा अगर यूरिया का ब्लड के अंदर ड्यू टू किडनी मेलफंक्शन, किडनी अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, ठीक है, यूरिया जो है वो आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, ये यूरेमिया कंडीशन हो जाती है। इट में लीड टू किडनी फेलियर, और ये कंडीशन किडनी फेलियर भी करवा सकती है, ठीक है, इसको रीनल फेलियर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई का मतलब आपके जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका यूरेटर हो गया, ठीक है। तो रीनल वहां पे क्या होता है, एक तरह से
ऑक्जेलेट और कैल्शियम के क्या बनते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं। तो स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, आपके स्टोन या फिर क्रिस्टलाइज सॉल्ट का इनसॉल्युबल एक मास बन जाएगा, ठीक है। और वो एक्चुअली में होता क्या है, सॉल्ट में क्या होता है, ऑक्जेलेट होगा, ठीक है, ऑक्जेलेट्स के ज्यादा होते हैं, तो फॉर्म इन किडनी, और किडनी के अंदर वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो मतलब बेसिकली ऑक्जेलेट जो है क्रिस्टलाइज हो गया और वहां पे एक स्टोन प्रोड्यूस कर लिया बेसिकली उसने। तो इसको क्या बोलते हैं, रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। अब आइटिस जहां पे लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन जहां पे आइटिस लगा होता है पीछे, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस क्या है, अब ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन आएगी किसमें, ग्लोमेरुलाई में, तो वो क्या हो जाएगी, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। नेक्स्ट इज हीमोडायलिसिस। ये क्या प्रोसेस है भाई, हीमोडायलिसिस क्या होता है, आपने देखा होगा किसी की किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है तो एक आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है एक तरीके से, कि भैया वो डायलिसिस पे है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो डायलिसिस क्या होता है बेसिकली, आपके एक सफिशिएंट जो उनको लगेगा कि भैया ये आर्टरी सही है, वहां से एक पाइप कनेक्ट करेंगे, ट्यूब कनेक्ट करेंगे, उसमें से आपके ब्लड को बाहर निकाला जाएगा, एक मशीन के अंदर जाएगा जिसको डायलाइजिंग यूनिट बोला जाता है, ठीक है। उस डायलाइजिंग यूनिट में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। उस फ्लूइड के अंदर क्या होगा, आपका जो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सारे होंगे एक्सेप्ट यूरिया। यूरिया को छोड़ के बिल्कुल आपकी उस फ्लूइड की क्या होने वाली, सेम कॉम्पोजिशन होने वाली है जैसे आपके ब्लड की होती है, एक्सेप्ट यूरिया, उसमें यूरिया प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन तो ज्यादा है ना, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है अगर, और जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसके अंदर यूरिया जो है उसका कंसंट्रेशन क्या कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यूरिया ट्रेवल कर जाएगा, जैसे कि मतलब आपके ब्लड में से उस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर क्या चला जाएगा, आपका यूरिया ट्रांसफर हो जाएगा, और वापस से जो आपका ब्लड है जो एक ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा था वो वापस से आपको चढ़ा दिया जाता है। पर ये बहुत क्रिटिकल वो होता है, ठीक है, प्रोसेस है। तो ये कैसे किया जाता है देखते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस विच रिमूव्स यूरिया इन पेशेंट्स विद यूरेनिया। तो ऐसे पेशेंट जिनमें यूरेनिया की कंडीशन होती है वहां पे इस प्रोसेस को यूज किया जाता है यूरिया को रिमूव करने के लिए। एक डायलाइजिंग यूनिट होती है जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोला गया है, कंटेन्स अ कॉल्ड सेलोफिन ट्यूब। अब सेलोफिन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेलोफिन ट्यूब क्या है, एक तरह से मेम्ब्रेन का काम करती है। ऑस्मोसिस के लिए हमने पढ़ा है कि एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन का काम कौन कर रहा है, ये सेलोफिन ट्यूब ही कर रही है। सेलोफिन में क्या होता है, जैसे अगर ये सेलोफिन बना रहा हूं मैं, सेलोफिन ये है, फिर बीच में थोड़ी सी जब छोटी होगी इसमें बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है यहाँ पे एक्सचेंज हो पाता है यूरिया का, ठीक है। तो यूरिया एक्सचेंज हो जाएगा इन पोर्स के थ्रू। तो सेलोफिन इसलिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, पोरस होती है बेसिकली ये, ठीक है। तो सेलोफिन ट्यूब सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड। अब सेलोफिन ट्यूब जो होगी इसके चारों तरफ क्या होगा, सेलोफिन ट्यूब में आपका ब्लड फ्लो कर रहा है और सेलोफिन ट्यूब के चारों तरफ जो है वो क्या होगा, एक तरीके से आपका डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, सेलोफिन ट्यूब है। अब इस ट्यूब के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है आपका, और ये जो बाहर है इसके इसके क्या होने वाला है, ये होने वाला है डायलाइजिंग फ्लूइड होने वाला है। तो बेसिकली आपके सेलोफिन ट्यूब में से यूरिया जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि पोरस है, ठीक है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड यही होता है। अब ब्लड जो होगा वो ड्रेन किया जाता है एक आर्टरी से और वापस से पंप किया जाता है किसमें, डायलाइजिंग यूनिट के अंदर, आफ्टर एडिंग हेपेरिन। अच्छा एक बात ये याद रखने वाली कि भैया जो आपका ब्लड निकाला जा रहा है उसमें हिपेरिन ऐड किया जाता है। हिपेरिन क्या होता है, एक तरह का एंटी कोएगुलेंट होता है, वो आपके खून को जमने नहीं देता। वरना अगर आपका खून आपकी बॉडी से निकल जाता है बाहर, आपने देखा होगा कि वो कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है, खून का थक्का जम जाता है, उसको क्या कहते हैं, कोएगुलेशन बोलते हैं उसको। तो वो कोएगुलेशन ना हो क्योंकि आपकी बॉडी से तो बाहर ही जा रहा है ना आपका ब्लड, तो उसमें इसलिए क्या पहले ऐड किया जाता है, हिपेरिन ऐड किया जाता है ताकि वो कोएगुलेट ना हो, और उसको सेलोफिन ट्यूब के अंदर एंटर मतलब ट्यूब के अंदर वापस से पास ऑन कर दिया जाता है। porous cellophane membrane allows passage based on the concentration gradient। अब कोई बात आ गई कि जो cellophane membrane है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो भी चीज जानी होगी उसका पैसेज अलाउ करवा देता है। वो जो इस केस में क्या है, आपके ब्लड में से यूरिया निकलेगा और किस में चला जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। डायलाइजिंग फ्लूइड हैव सेम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब प्लाज्मा वाली क्या होती है, सेम कंपोजिशन होती है किसकी, डायलाइजिंग फ्लूइड की, बस उसमें क्या नहीं होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा, जिसमें जो कि यूरिया है इस केस में, ठीक है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होता डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। ये क्या है आपका डायलाइजिंग है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट मूव्स आउट क्लियरिंग द ब्लड। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो मूव आउट करता है किसमें, क्लियरिंग द ब्लड। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे ही आपका बाहर चला गया ब्लड में से, तो बेसिकली आपका ब्लड जो है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया एक तरीके से। अब उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है। प्योरिफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन। अब जो प्योरीफाई हो चुका है आपका ब्लड, उसमें क्या कर दिया जाता है, उसमें एंटी हिपेरिन ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि पहले हमने ऐड क्या किया था, हिपेरिन, ताकि ब्लड जो है वो जमे ना। ठीक है, अब उसमें एंटी हिपेरिन मतलब जो हिपेरिन काम कर रहा था वो हिपेरिन को ही क्या कर देंगे, एक तरह से डिसआर्म कर देंगे। ठीक है, वो अब हिपेरिन काम नहीं करेगा, पर वो काम कब नहीं करेगा, जब हम उसको एंटी हिपेरिन दे देंगे जो अगेंस्ट होगा किसके, हिपेरिन के। ठीक है, एंटी हिपेरिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और वापस से ब्लड आपको एक वेन में चढ़ा दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये होता है आपका हीमोडायलिसिस। इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। ठीक है, जैसे ही हो जाता है डायलिसिस, इंसान अपने घर आ जाता है। ठीक है, अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये बेसिकली क्या है, ये सबसे लास्ट में रखा गया है, मतलब कि ये लास्ट ट्रीटमेंट है किडनी का एक तरीके से, अल्टीमेट मेथड बोला गया है इसको। तो करेक्ट क्या करता है ये, एक्यूट रीनल फेलियर को क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा। अब फंक्शनिंग किडनी इज टेकन फ्रॉम अ डोनर। एक डोनर है, कोई इंसान है जो डोनेट करना चाहता है, डोनर है, कंपैटिबल डोनर है। कई बार फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, वही क्या होते हैं, कंपैटिबल डोनर होते हैं। तो बेसिकली उनसे एक किडनी को रिमूव किया जाता है और उस किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है किसके अंदर, जो भी एक पेशेंट है जो भी मेल फंक्शनिंग से पीड़ित है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रही है, रीनल फेलियर की कंडीशन आ रही है या फिर मेल फंक्शनिंग हो रही है किडनी की, वहां पे उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, मिनिमाइज करना होता है हमें क्या, रिजेक्शन को। ये बात याद रखिए कि भैया किसी और का ऑर्गन है, आपकी बॉडी का तो नहीं है। आपकी बॉडी के पास ये कैपेबिलिटी होती है ना कि वो फॉरेन जो चीज आ रही है, मतलब फॉरेन मतलब बाहर की कोई चीज आ रही है, अब वो उसको अपनाए। हमारी बॉडी उसको एक अपना ही पार्ट समझे। अगर अपना पार्ट नहीं समझेगी तो उसको क्या करेगी, वो रिजेक्ट करेगी। जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, क्यों हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार देता है, इसलिए तो मार देता है क्योंकि उसको पता है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। ऐसे ही केस क्या होता है कई बारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में होता है। अगर आपने एक डोनर ढूंढ भी लिया, फिर भी आपने ट्रांसप्लांट करवा दिया, फिर भी क्या चांसेस रहते हैं कि वो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके इम्यून सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं तब भी। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि करीब से करीब क्या होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, जिसका आप ऑर्गन क्या कर रहे हो, ट्रांसप्लांट कर रहे हो। ठीक है, एक पेशेंट के अंदर। तो बेटर टू रिसीव किडनी फ्रॉम अ क्लोज रिलेटिव, इसलिए बोला जाता है क्लोज रिलेटिव जो होते हैं उनसे ले सकते हैं किडनी को जो ट्रांसप्लांट किया जा जिसको ट्रांसप्लांट किया जाना है। ठीक है, टू मिनिमाइज रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम, ताकि इम्यून सिस्टम से रिजेक्ट ना हो जाए। अच्छा, कौन सी इम्यूनिटी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गन रिजेक्शन के लिए, ये क्वेश्चन आपके 12th का है और यहीं पे मैं आंसर करता हूँ। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीएमआई। अच्छा, सीएमआई को अगर सप्रेस करना हो, अगर आप चाहते हो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो मतलब मेरा सक्सेसफुल हो, ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो, तो एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट खाने को दिया जाता है भैया, एक तरह से दवाई मान सकते हैं। और इसमें क्या होता है वो, साइक्लोस्पोरिन ए। ये भी आपका क्या है, किसका क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। और इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट मतलब ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिससे कि इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है और वो बेसिकली आपके जो ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट किया है उसको क्या करता है, वो पहचान नहीं पाता, तो उसको रिजेक्ट नहीं कर पाता वो। ठीक है, और ये पूरी उम्र खानी पड़ती है उस इंसान को जिसके अगर ट्रांसप्लांट किया गया है, ये पूरी उम्र तक खानी पड़ती है, पूरी एज तक खानी पड़ती है उसको। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट क्या होता है, ये साइक्लोस्पोरिन ए। So that's all. Thanks for watching Biogenius NEET Prep. I hope so. मैं आपको समझा पाया। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या एक फैसिनेटिंग, कैसे एक फैसिनेटिंग पार्ट है हमारी बॉडी का। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सी यू नेक्स्ट टाइम. One and only Biogenius NEET Prep. Thank you.